वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा शास्त्र पेपर एक बीए द्वितीय वर्ष, तो बीए सेकंड ईयर एजुकेशन पेपर वन के मॉडल पेपर पर आज हम चर्चा करेंगे यानी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षा शास्त्र के पेपर वन में। और 2021 की परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो 2021 की परीक्षा में आ सकने वाले प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत समाहित किया गया है। मित्रों, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर पूरा देखेंगे तभी पूर्ण रूप से आपको पेपर का वो मिलेगा कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मेरा कहना मानिए, पहले एक बार तो ये मॉडल पेपर देख लीजिएगा, उसके बाद में क्या करिएगा, इनमें जितने प्रश्नों को हमने दिया है वो आप तार्किक रूप से क्या करेंगे, आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और पूरा हल करेंगे। जैसे जब आप पढ़ लेंगे सारा का सारा सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल से आप पढ़ लेंगे, जब ये सारे सिलेबस इसका आएगा, ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस लगभग 3 से 4 5 वीडियो अपलोडेड हो चुके, 5 वीडियो अपलोड है, 7 वीडियो अपलोड है, ठीक है। उसके बाद में और सारा चैप्टर आते रहेंगे आपके लगातार, ठीक है। एक एक चैप्टर पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको समझा दूंगा। उसके बाद में जब आप वो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, उसके बाद में जब एग्जाम टाइम आपका होगा तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इस मॉडल पेपर को खोलिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी प्रश्नों की, उसके बाद में रख करके और इसको हल करिएगा। किस प्रकार से लिखना है, जो 50 शब्दों का प्रश्न है उसको 50 शब्दों में उसका उत्तर लिखना है, और जो 200 का है उसमें 200 शब्द लिखने हैं, और जो 1000 मतलब 500 शब्दों का है उसमें आपको 500 शब्द लिखने हैं, ठीक है। तो 10 ऐसे प्रश्न जो कि 50 शब्दों में पूछे जाते हैं उनकी संख्या 10 होती है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 2 होता है। और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या जिनको हमको 200 शब्दों में लिखना होता है उनकी संख्या 5 होती है। और जो हमको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है जिनको हमें 500 शब्दों में लिखना होता है उनकी संख्या 2 होती है। पेपर में आपको 5 दिए होगा, लेकिन उन पांचों में से आपको केवल 2 करने होते हैं। तो आप 3 घंटे एकदम से टाइम फिक्स करके बैठ जाइएगा और 3 घंटे में देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं और किस प्रकार से कर पा रहे हैं, फिर उसको मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद में जब एग्जाम में जाएंगे लिखने, तो बड़े ही मतलब आपको वो रिलीफ महसूस होगा, बड़ी आसानी से पेपर आप दे आएंगे। दोस्तों, शिक्षा शास्त्र की बात करूं तो शिक्षा शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत बी द्वितीय वर्ष में आप पढ़ते हैं, पहला प्रश्न पत्र होता है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एक प्रश्न यही से हमेशा पूछा था कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ने शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका अर्थ बताइए, फिर उसकी परिभाषा बताइए। इस प्रकार का प्रश्न हर एक परीक्षा में मतलब हर एक ईयर में पूछा गया, जैसे कि 2018 से 17 से उठाएंगे तो हर पेपर आप उठा करके देख लीजिएगा। अभी 2020 का पेपर हुआ है, 20 को पेपर अब जब आप उठा के देखेंगे तो उसमें प्रश्न सबसे ऊपर मिलेगा, सबसे ऊपर की शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ बताइए। उसके बाद ये तमाम सारे प्रश्न इस प्रकार से बनते रहते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान की 4 विशेषताएं बताइए। ये सब क्या है, ये सब प्रश्न है और किससे रिलेटेड है, केवल इसी टॉपिक से रिलेटेड है जिस पेपर का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान की जो है शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से उपयोगी है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। बुद्धि की परिभाषा क्या होती है, अधिगम क्या होता है, अभिप्रेरण क्या होता है, व्यक्ति भिन्नता क्या होती है, व्यक्तित्व क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। ये सारी बातें आपको पता होगी कब, जब आप मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट देख लेंगे, ठीक है। तो आप अगर सिलेबस देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, और जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा किसी भी चैप्टर की तो उस पर चैप्टर का नाम पड़ा होगा और चैप्टर की संख्या पड़ी होगी कि फला चैप्टर का ये इसमें ये चीज वर्णित है, तो वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो है प्रश्नों के ऊपर, किस प्रकार से पेपर में आपके प्रश्न पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं उसको हम। मित्रों, आपने अगर समाज शास्त्र या फिर आपने भूगोल यानी ज्योग्राफी या हिंदी साहित्य ले रखा है तो इन सभी की भी वीडियोज इस चैनल पर उपलब्ध होती रहती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स वगैरह की भी, तो सबकी वीडियोज आपको मिलेंगी। बीए क्रैकर और शुक्ला आईडी पॉइंट 2 चैनल है हमारे और दोनों पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है, अधिकतर वीडियोज। देखें, बीए द्वितीय वर्ष शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र, इसका नाम होता है शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखा रहेगा और ऐसा लिखा रहेगा कि बीए पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2020
और प्रश्न पत्र का कोड पड़ा होगा ऊपर JKLM इस प्रकार से पड़ा रहता है। एजुकेशन पेपर 1 लिखा होगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो एक वीडियो हमने इससे मतलब अपलोड की थी जब 2020 का पेपर हुआ था। उसके बाद में हमने पेपर 1 2020 का जो पेपर हुआ था शिक्षा शास्त्र का, उसको अपलोड कर रखा है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो पेपर 1 प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास कर दूंगा, मतलब प्रयास करूंगा, अगर हो सकता है तो मैं इसको इसमें डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि समय नहीं मिल पाता ये मतलब ये सारी चीजें करने के लिए, लेकिन हाँ आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल समय निकालूंगा और उसमें मैं जो है क्या करूंगा, प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा कि ताकि वहां से आप जाएंगे तो आपको जब इसका पेपर 2 आएगा तो पेपर 2 का भी वीडियो हमने 2020 की जो परीक्षा हुई है उसमें पेपर डिस्कशन हमने किया है, तो उसकी भी वीडियो आप तक मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इतनी बात। अब चलिए देखते हैं कि 2021 में कौन कौन से प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए, जैसा कि हमने इससे पहले बताया था कि पेपर 3 खंडों में विभाजित होता है, खंड आ, बा और सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, खंड बा में लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, खंड आ से जो प्रश्नों को करने होते हैं उनमें जो जितने भी प्रश्न दिए होते हैं सभी प्रश्नों को करना होता है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। अब इसमें इस प्रकार से 10 प्रश्न मिलेंगे और 10 प्रश्नों को आपके एक प्रश्न पे 50-50 शब्द लिखने होंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है आपसे कि शिक्षा मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, अब 2020 में क्या पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है, यानी मीनिंग ऑफ जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बोल सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ बताइए। तो आप जो है वहां पे अर्थ बताए थे। अब इसमें वही अर्थ डायरेक्ट हो सकता है ना पूछे, अब उसको थोड़ा परिवर्तित करके वो पूछेगा। और क्या पूछेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता है, यानी कि जो दैनिक जीवन में आज हम हमारी भौतिकवादी समाज है इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, इसको आपको 50 शब्दों में बढ़िया से लिख देना है। ठीक, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। इन सभी प्रश्नों पर मैं डिस्कस करूंगा, इन सभी प्रश्नों पर वीडियो बन चुकी है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है इस पर वीडियो विधिवत रूप से बना चुके हैं। अगला देखिए, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता है। देखिए, ये प्रश्न जो है किसमें पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। साथ ही साथ 2020 में भी ये प्रश्न पूछा गया कि शिक्षक के लिए मनोविज्ञान कैसे उपयोगी है, यानी व्हाई साइकोलॉजी इज यूजफुल फॉर अ टीचर। तो कैसे उपयोगी है उसको आपको समझाना है, इस पर वीडियो हमारी बन चुकी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, अर्थ, उसका क्षेत्र, इस सब पर वीडियो मैं बना चुका हूं। शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है इस पर भी वीडियो बन चुकी। तीसरा प्रश्न आपसे देखें, शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, ये प्रश्न भी लगातार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां से प्रश्न मतलब जब कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, शिक्षा मनोविज्ञान की क्या चीजें हैं, क्योंकि कोई भी प्रश्न हो मित्रों, प्रश्न पत्र होता है तो प्रश्न पत्र का जो नाम होता है उसी पे अधिकतर प्रश्न उसके डिपेंड होते हैं। ठीक है, अधिकतर प्रश्न उसके किस पर डिपेंड होते हैं, उस पेपर के नाम पर। जैसे आपने समाजशास्त्र पढ़ा होगा तो समाजशास्त्र में आपने देखा होगा जब आप समाजशास्त्र परिचय पढ़ रहे होते हैं बीए फर्स्ट ईयर में, तो वहां पे आप देखते हैं कि समाजशास्त्र परिचय से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि समाजशास्त्र की परिभाषा, मीनिंग, उसका नेचर समाजशास्त्र का कैसा है, क्या समाजशास्त्र विज्ञान है कि नहीं है। ठीक है, समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियां हम पढ़ते हैं, तो वो समाजशास्त्र के परिचय के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार से आप द्वितीय वर्ष में आते हैं, समाजशास्त्र में देखते होंगे कि क्या होता है द्वितीय वर्ष में, आप देखते हैं कि पेपर का क्या नाम है, इशूज एंड प्रॉब्लम्स पहला पेपर है, दूसरा है सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण। तो उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण में आपने देखा होगा, हमने अभी भी वीडियो बनाया था, उसमें सामाजिक परिवर्तन से ही पूरा टॉपिक होता है, उसके विभिन्न पहलू यानी सामाजिक परिवर्तन के कारक और सामाजिक नियंत्रण के उपाय। तो सामाजिक नियंत्रण किसी समाज में कैसे रखा जा सकता है और सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से किसी समाज में होता है, बस इन्हीं बातों पर पूरा का पूरा पेपर समाप्त हो जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान पर ये पूरा का पूरा पेपर क्या है, बेस्ड है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की अर्थ, परिभाषा उसकी, और उसके बाद में उसका क्षेत्र कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है, यानी स्कोप उसका क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर, यानी क्या ये एक विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान जो है, क्या ये जो है वैज्ञानिक अध्ययन पर खरा उतरता है, यानी वैज्ञानिकता पर अध्ययन करता है ये। ठीक है, तो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का उपयोग करके ये पढ़ाता है शिक्षा मनोविज्ञान, तो बिल्कुल पढ़ाता है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको देखना होगा, यानी उसका नेचर कैसा है। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न हो गए, शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। इन तीनों पर वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, देख लीजिएगा उसको, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगला देखते हैं, थार्डाइक के सिद्धांत, मतलब थार्डाइक का सिद्धांत है वो सीखने के मुख्य नियम उन्होंने बताए हैं, किसने,
थॉर्नडाइक महोदय ने तो कौन कौन से नियम बताए हैं और कितने नियम बताए हैं, इसको आपको बताना था लगभग 50 शब्दों में। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, बच्चे निरीक्षण के द्वारा कैसे सीखते हैं। तो बच्चों का जब निरीक्षण करवाया जाता है तो किस प्रकार से वो सीखते हैं। तो निरीक्षण बच्चे के सीखने में, मतलब बच्चे के व्यक्तित्व के विकास करने में निरीक्षण क्या किस प्रकार की भूमिका अदा करता है, किस प्रकार निरीक्षण की भूमिका होती है बच्चे के विकास में, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में, अधिगम में। तो क्या होता है, वो निरीक्षण किस प्रकार की भूमिका निभाता है, इसको बताना है। इन सभी पर वीडियो आएगी, अभी प्रश्नों को आप देख लीजिएगा एक बार, आपको ये पता चल जाएगा ओवरव्यू की किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखा आपने, तो बच्चे निरीक्षण के द्वारा कैसे सीखते हैं, इसको आपको बताना था कि निरीक्षण की क्या क्या भूमिका होती है, किस प्रकार निरीक्षण के द्वारा बच्चे सीख जाते हैं किसी भी चीज को। ठीक, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि सीखने में प्रेरणा का क्या योगदान है। तो प्रेरणा का क्या योगदान है, प्रेरणा टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा प्रेरणा क्या होता है। साथ ही साथ उसी के साथ मैं ये भी लिंक करूंगा कि इस प्रेरणा का क्या योगदान होता है बच्चे की शिक्षा में या फिर सीखने की प्रक्रिया में, अधिगम जिसको बोला जाता है। अधिगम मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, विकास की अवस्थाएं बताइए। तो विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसको बताना है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, कोई कठिन नहीं आता। जब आप सिलेबस पढ़ लेंगे तो लगेगा एकदम से हलवा है आपका, मतलब एकदम से आप सोचेंगे कि यार ये प्रश्न पूछा गया था, ये तो हमको पता है। ठीक है, वो सर ने पढ़ाया था हमको। ठीक, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे दोस्तों, बहुत ही सहज पेपर होता है और कुछ नहीं करना होता है। बस आपको क्या करना होता है, थोड़ा अपने शब्द जाल का प्रयोग करके एग्जामिनर को क्या करना होता है, थोड़ा घुमाना होता है बस। अगर ये घुमाने की प्रक्रिया आपके अंदर आ गई तो ठीक है। और घुमाना भी कैसे, ऐसा नहीं कि फर्जी में आप घुमाओ उसको। हाँ, कुछ उसके बारे में लगभग 60% जानकारी आपको पता हो, 40% ना भी पता हो, तो आपका उत्तर सही माना जाता है। क्योंकि कोई भी उत्तर किसी भी प्रश्न का एकदम सटीक नहीं होता, लिखने की प्रक्रिया की मैं बात करूं तो। ठीक, वो उत्तर अच्छा होता है और अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है, फिर एकदम से घटिया होता है। तो उत्तर जो है एकदम से करेक्ट नहीं होता, कोई भी उत्तर कभी सही नहीं हो सकता। अशुद्धियां हर एक चीज में पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, संवेगात्मक बुद्धि प्रत्यय है। तो संवेगात्मक बुद्धि का क्या महत्व है, क्या प्रत्यय है उसका। ठीक है, उसको बताना था। तो बुद्धि लब्धि के प्रकार हम बताएंगे, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि लब्धि क्या होती है, ये सब हम पढ़ाएंगे जब बुद्धि टॉपिक, उसमें क्लियर हो जाएगा पूरा। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत क्या होता है। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, समय समय पर कमेंट करते रहेगा कि सर इसकी वीडियो कहाँ है, इसकी वीडियो कहाँ है। तो वो ध्यान दिलाते रहेगा कि फला फला प्रश्न आपने बताया था उसको करवाना है। हालांकि मैं सबको, क्योंकि मेरे पास ये पिक्स वगैरह तो अभी से भी है, तो मैं इनको देख देख करके भी वीडियो बनाऊंगा के समक्ष लानी चाहिए, ताकि आपको 2021 की परीक्षा में कोई भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े और अच्छे से अच्छा नंबर पा सके। अगला देखते हैं, अधिगम स्थानांतरण से क्या अभिप्राय है। तो अधिगम मतलब होता है, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे बच्चा क्या होता है, सीखता है। तो किसी भी चीज को सीखने की प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। अब किसी भी चीज मतलब जो बच्चा सीखता है, पढ़ाई सीखता है तो उसको भी अधिगम कहते हैं, और भी कोई चीजें सीखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम, मतलब सीखने की प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार से स्थानांतरण हो रही, किस प्रकार से बदल रही है, उसको बताना था, इससे क्या अभिप्राय होता है, इसी को समझाना था। ठीक, तो ये सब समझाएंगे हम। अगला देखिए, खंडबा। खंडबा देखिए मित्रों, खंडबा से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको आपको 200 शब्दों में लिखना होगा, सभी प्रश्नों के उत्तर देना होता है। इनमें देखिए, जैसे कि एक प्रश्न यहाँ पे दिया है, तो देखिए इसको अथवा करके दिया होता, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, अथवा मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अंतर होता है, इसको डिफाइन करना था। तो चाहे ये प्रश्न लिखेंगे चाहे ये लिखेंगे, इन दोनों में से केवल एक प्रश्न लिखना होता। अथवा मतलब होता है चाहे ये लिखे ऊपर वाला चाहे ये नीचे वाला, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति आपको पता तो वो लिख दीजिए। अगर वो नहीं पता होता तो आप मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अंतर होता है, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इतनी बात को। तो देखिए, तो अति जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं, उनको 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है उसकी व्याख्या करनी होती है। तो नेचर ऑफ क्या, तो नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है आपका, और उसको उसमें क्या करना होता है, आपको उसकी व्याख्या करनी होती है, डिस्क्रिप्शन देना होता है उसका। ठीक, अगर आपको ये नहीं पता तो अथवा करके भी एक प्रश्न दिया होगा, मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अंतर है, तो इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इस पर वीडियो बन चुकी है, इस पर भी वीडियो बन चुकी है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों पर प्रकाश डालिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान की कौन कौन सी विधियां हैं उनको आपको है, और ध्यान रखेंगे 200 शब्दों से ज्यादा ना हो, 200 शब्द से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। हाँ,
220 230 हो जाए, गिनने में भी नहीं लगना है आपको कि दो दो गिनने लगेंगे कि 200 शब्द हुआ कि नहीं हुआ। एक लाइन का गिन लिया कि एक लाइन में 8 शब्द लिखने हैं, तो इसी प्रकार से देख लेंगे कि हाँ कॉपी में कितनी लाइन है, तो उसी प्रकार से आपको अंदाजा लग जाएगा कितने प्रश्न हुए। हालांकि आप अपने उत्तर को संपूर्णता तक पहुंचा दीजिएगा, चाहे 200 शब्दों का हो, मतलब लेकिन 250 शब्द पूरा हो जाए, क्योंकि बीए की परीक्षा में बात करूं तो कॉपी आपकी भरी होनी चाहिए, कॉपी खाली नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा कॉपी खाली नहीं होगी, अगर ज़्यादा कॉपी खाली होगी आपकी तो नंबर एग्जामिनर कम देता है, क्योंकि वो सोचता है कि बच्चे ने कम लिखा है, क्योंकि पढ़ने का टाइम तो होता नहीं उन लोगों को, यूनिवर्सिटी के जो है टीचरों को, अध्यापकों को। तो क्या करते हैं, फटाफट देखें हाँ कितना लिखा है, 10 पेज लिखा, 20 पेज लिखा, ठीक है दो नंबर इसको फटाक से हटाओ। तो इस प्रकार से होता है, ठीक। तो आपको कॉपी भरनी है खूब, मतलब आगे का पन्ना 4-6 पन्ना का अच्छे लगे, उसके बाद फिर लास्ट वाला पन्ना, बीच में जो है आप इसी प्रकार से घुमा घुमा करके सारी बातों को इधर उधर करके लिख करने पे, क्योंकि यूपीएससी में होता है कि आप जो है रिवाइड नहीं कर सकते, कि जैसे एक शब्द यहाँ पे लिखा तो दूसरा वही शब्द फिर बार बार नहीं लिख सकते, ठीक है। वो यूपीएससी के लिए होता है, बीए के लिए उतनी जो है ज़्यादा खास आपको नहीं देखना होता है लिखावट में, लेकिन ऐसी लिखावट हो जिससे जो एक बार कॉपी देखे तो उसको हाँ लगे, ठीक है। तो इंप्रेशन किस में जमाना है, पहले पन्ने में। कैसे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला जहां पे इंप्रेशन आपने जमा लिया तो लास्ट तक इंप्रेशन आपका जमा रहेगा, ठीक। तो बस आपको क्या करना है, पहले पन्ने में बहुत तगड़ी राइटिंग में आपको लिखना है, दूसरे पन्ने में, तीसरे, मतलब दो दो पन्ने ऐसे हो जाए जिसमें बहुत तगड़ी राइटिंग हो, बीच में एक आध पन्ने में तगड़ी राइटिंग, उसके बाद में फिर लास्ट वाले पन्ने में तगड़ी राइटिंग, उसके बाद बीच बीच में अगर इधर उधर भी हो जाता है तो खूब फास्ट लिखिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है उतना जितना आप सोचते हैं। 3 घंटे यूं उड़ जाते हैं चुटकियों में, ठीक। अगला देखते हैं, अगला शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों पर प्रकाश डालिए, अथवा मानसिक आयु तथा बुद्धि लब्धि क्या होती है इसको बताइए। तो मानसिक आयु क्या होती है, यानी मन की आयु क्या होती है, और बुद्धि लब्धि क्या होती है। किस प्रकार से बच्चा, कभी कभी देखते हो कि आप बड़ा बच्चा होता है लेकिन उसका जो है मानसिक विकास नहीं हो पाता। तो एक बच्चे का शारीरिक विकास होता है, एक बच्चे का मानसिक विकास होता है। तो वही पूछ रहा कि मानसिक आयु होती है वो क्या होती है, और बुद्धि लब्धि क्या होती है, ठीक। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोज में, आपको पता चलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि बुद्धि के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं उनको आपको बताना है। अथवा देखिए प्रश्न, वैयक्तिक भेद क्या होता है, तो वैयक्तिक भेद क्या होता है और उसके कौन कौन से देना था। आगे देखते हैं मित्रों, अगला प्रश्न है कि भावात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं। बुद्धि लब्धि के प्रकार, यानी जब बुद्धि टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो बुद्धि में हम बताएंगे आपको भावात्मक बुद्धि, उसके बाद में और भी बहुत सारी कलात्मक बुद्धि हो गई, और भी बहुत सारी बुद्धि के प्रकार होंगे, उन सभी बुद्धियों पर हम चर्चा करेंगे, और बुद्धि लब्धि क्या होती है, बुद्धि लब्धि के प्रकार कितने होते हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं विस्तार से नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें मैं आपको क्या बताता हूँ इस समय, बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत भी आए हैं, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया था कि बुद्धि के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, चर्चा कीजिए। तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, बुद्धि का क्या सिद्धांत है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, भावात्मक बुद्धि क्या होती है। तो आप बुद्धि चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। अगला देखते हैं, व्यक्ति की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, सॉरी व्यक्तित्व के। तो व्यक्तित्व की इंग्लिश होती है मित्रों, आप सभी को पता होगा, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब ये नहीं होता कि खाली जैसी बॉडी हो गई एकदम से बहुत मोटे हो गए तो पर्सनालिटी आपकी ठीक ठाक है, नहीं। पर्सनालिटी मतलब ये नहीं होता कि आपकी शरीर ही बढ़ जाए, ठीक है, डोले सोले बना ले तो पर्सनालिटी, मतलब वही हो गई पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब होता है शरीर के साथ साथ आपकी पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण रखती है। आप समाज में, आपके समाज मतलब किसी समाज में किसी व्यक्ति के उठने बैठने के तौर तरीके, बोलने चालने के तौर तरीके, साथ ही साथ वो वस्त्र किस प्रकार से पहनता है, और उसकी जो है क्या अंतरात्मा कैसी है, और उसके विचार कैसे हैं, वो कहाँ तक पढ़ा हुआ है और कितनी जानकारी रखता है, और कैसी शरीर है, तो सभी प्रकार के इन पहलुओं को मिला देंगे तो क्या बनता है, व्यक्तित्व बनता है। और व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। तो पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता कि डोली सोले बना लिए बढ़िया से तो वही पर्सनालिटी होगी। पर्सनालिटी मीन्स ये होता है कि हर एक क्षेत्र में व्यक्ति का विकास हो, यानी जब तक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता तब तक वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं कहलाता। मतलब तब तक बिना पढ़ा नर पशु कहावत। तो जब तक व्यक्ति पढ़ा नहीं होता तब तक वो क्या कहलाता है, पशु कहलाता है। इसीलिए छोटे बच्चों को सामाजिक जब वर्धस्थ प्राप्त होता है तो उस बच्चे का क्या होता है, समाजीकरण होता है। तो जब व्यक्ति का समाजीकरण होता है तो समाजीकरण के तदुपरांत व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के जो मनुष्य होता है यानी जो बच्चा होता है उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। और जब बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है तो वो बच्चा क्या बन जाता है, एक बच्चे से व्यक्ति बन जाता है, एक वयस्क बन जाता है, जो कि वोट डालने का अधिकार 18 साल के बाद में व्यक्ति क्या माना जाता है, वयस्क माना जाता है, ठीक है। वोट डालने का अधिकार उसको मिल जाता है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो व्यक्तित्व क्या होता है ये मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ समाजीकरण से भी लिंक करूंगा व्यक्तित्व का, ठीक।
आगे देखिए, अगला प्रश्न है, अगला कि मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं स्वास्थ्य चैप्टर पढ़ाऊंगा। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं इसके अंतर्गत, बुद्धि लब्धि में देखेंगे जब हम। अगला प्रश्न देखिए, विशिष्ट बालकों से क्या अभिप्राय होता है। तो कुछ बालक कैसे होते हैं, विशिष्ट होते हैं, कुछ बालक मंद बुद्धि होते हैं, कुछ बालक जो होते हैं तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। तो इन सभी में जब कभी कभी एक देखते होंगे क्लास में सभी लोग साथ में बैठे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत जो है क्या होते हैं, मतलब चंचल होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन, सर ये प्रश्न बता दीजिए, सर इसका उत्तर बता दीजिए, सर ये करिए, सर वो करिए, इस प्रकार से सर से क्या होते हैं, सर को मतलब हमेशा टोकते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन करते रहते हैं। तो क्या होते हैं, वो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। जो व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला नहीं, जो बच्चा जिसके अंदर ज्ञान ज्यादा होगा वो व्यक्ति चंचल होगा, वो व्यक्ति शरारती भी होगा। तो जिसके अंदर ज्ञान होगा वही व्यक्ति शरारती होगा, और जो कोई मंद बुद्धि होगा उसके अंदर शरारत, मतलब ज्ञान ही नहीं तो शरारत कहाँ से आएगी। शरारत करने के लिए भी नियम की आवश्यकता होती है, और नियम कहाँ से आते हैं, शिक्षा से बनते हैं। तो भैया शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो शिक्षा क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से क्या होता है, विनय की प्राप्ति होती है। जब तक विद्या नहीं मिलेगी व्यक्ति को, शिक्षा अलग बात हो गई। शिक्षा और विद्या में बहुत अंतर होता है मित्रों। शिक्षा जो होती है वो व्यक्ति का क्या, किस प्रकार से व्यक्ति के विकास करती है, मतलब व्यक्ति, हाँ, के व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है। लेकिन जो विद्या होती है वो विनय देती है। विद्या ददाति विनय, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनय की प्राप्ति नहीं होती। शिक्षा से आप शरारती भी बनते हैं, शिक्षा से आप जो है डाकू चोर भी बनते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा आईएएस की तैयारी करते करते क्या होते हैं, डाकू बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं, बहुत बड़े जो है शूटर बन जाते हैं। आपने मूवी देखी होगी एक जो है वो आई थी, अमरपाल सिंह करके, एक जो है वहाँ राजस्थान की। एक आपने देखा होगा शुक्ला की कोई है, ठीक है, इधर रंगबाज। तो ये रंगबाज देखा होगा, रंगबाज फिर से। तो ये सारी इस सब में क्या होता है, पढ़ाई में खूब तेज होते हैं, उसके अंदर कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसके कारण से इनको जेल में जाना पड़ता है। जेल में जाने के बाद में क्या होता है, इनके जो मानसिक जो है बुद्धि होती है उनमें थोड़ा जो है डाइवर्ट हो जाती है, और दूसरे क्षेत्र की दिशा में चल जाती है। जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जब क्राइम करने लगता है तो बहुत मेहनत, बहुत जो है पुलिस को हैरानी होती है, पुलिस जल्दी ढूंढ नहीं पाता उसको। आप मूवी देखे होंगे, अजय देवगन की एक आई थी, अजय देवगन की एक मूवी आई थी, ध्यान होगा आप लोगों को, अगर नहीं ध्यान है, दृश्यम। दृश्यम मूवी में देखिए अजय देवगन पढ़ा तो कम रहता है, लेकिन उसके पास क्या होती है, वो क्या, वो जो है मूवी देख देख करके क्या करता है, सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है। चौथी फेल होता है वो, और वो घुमा देता है पूरे पुलिस फोर्स को। ठीक है, देख लीजिएगा उस मूवी को, बड़ी धांसू फिल्म है दृश्यम। ठीक, अगला देखिए खंडसा आता है मित्रों। खंडसा में देखिए नोट, किसी किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। देखें प्रश्न देखिए यहाँ पे, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों को बताइए। तो स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या लक्षण उस व्यक्ति में पाए जाते हैं, इसको आपको डिस्क्राइब करना था। और साथ ही साथ आपको मानसिक स्वास्थ्य की पहले परिभाषा देनी थी, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है उसको बताना था। ठीक, उसके बाद में देखिए बुद्धि क्या होती है। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बुद्धि क्या होती है। बुद्धि को कीजिए, बुद्धि का मापन आप किस प्रकार करते हैं। तो आप किस प्रकार बुद्धि का मापन करते हैं, इसको आपको डिफाइन करना था। इसमें आपकी विचारधारा पूछी जा रही, ना कि किसी जो है समाजशास्त्री, शिक्षा शास्त्री या फिर किसी विद्वान की विचारधारा पूछी जा रही। आप बुद्धि की परिभाषा देंगे तो जो है शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार, लेकिन जब बुद्धि का मापन करेंगे आप तो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। विभिन्न समाजशास्त्रियों के पढ़ने के उपरांत आपके अंदर क्या ऐसी चीज आ गई जिसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज की परिभाषा है, किसी चीज के मापन के बारे में बता सकते हैं। तो आपने इनसे, इन सभी विद्वानों से क्या सीखा, यही आपको जांचने का प्रयास करता है एग्जामिनर। तो वही पूछ रहा कि बुद्धि का मापन आप किस प्रकार से करेंगे। वो नहीं पूछ रहा कि आप जो है थॉर्नडाइक किस प्रकार से करेंगे या फिर जॉन डीबी किस प्रकार से करेंगे, ये वो नहीं पूछ रहा है। वो ये कह रहा है कि बुद्धि का मापन आप किस प्रकार से करेंगे, तो इसमें आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, प्रयत्न और भूल। प्रयत्न क्या होता है, किसी चीज को करने की इच्छा या कोशिश, उसी को प्रयत्न कहते हैं। और भूल क्या होता है, किसी आप जानते हैं फॉरगेट। तो ठीक है, फॉरगेट क्या होता है, भूल होती है। तथा सूझ का सिद्धांत, तो सूझ का सिद्धांत, इन सभी की क्या करनी है, आपको विवेचना करनी। तो प्रयत्न का सिद्धांत एक आया था, एक भूल का सिद्धांत और एक सूझ का सिद्धांत। इन तीनों की क्या करनी थी, विवेचना। तो पहले आपको बताना पड़ेगा प्रयत्न का सिद्धांत क्या था, फिर बताना पड़ेगा भूल का सिद्धांत क्या था, और साथ ही सूक्ष्म का सिद्धांत क्या है। इन तीनों को लिखने के बाद में आप इन तीनों की क्या करेंगे, विवेचना करेंगे। ठीक है, ये सारी प्रयत्न मैं बताऊंगा, और सारे के सारे सिद्धांतों को मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, एक एक सिद्धांत को, कि प्रयत्न का सिद्धांत क्या है, भूल का सिद्धांत क्या है, और सूझ का सिद्धांत क्या है। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, सृजनात्मक बालक की विशेषताओं को लिखिए।
सृजनात्मक मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा सृजन करने की योग्य हो, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें ग्रहण कर सकता हो, उसी को पढ़ने की तीव्र इच्छा रखता हो और किसी चीज़ को ग्रहण कर लेता हो। मतलब कोई चीज़ अगर पढ़ाई जाती है तो उसको बहुत तीव्र तरीके से ग्रहण करने की इच्छा भी रखता है और बहुत तीव्र तरीके से उसको ग्रहण भी कर लेता है। तो उससे क्या मतलब उससे क्या आशय होता है, इसको आपको बताना है। और साथ ही साथ जो सृजनात्मक बालक होते हैं, जो इस प्रकार के बालक होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनको आपको बताना था। तो इनमें से केवल आपको 2 प्रश्न करने थे मित्रों, चाहे कोई 2 कर सकते हैं, एक प्रश्न और दिया होगा इसी में से। अब उस प्रश्नों में आप किसी भी प्रकार के प्रश्न रख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, और भी प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि जो है व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए तथा व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए विशिष्ट बालक के कितने प्रकार होते हैं। तो बहुत प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को हम आपने देखा, तो बड़े ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इन प्रश्नों को ध्यान से एकदम से आप कॉपी कलम से लेकर के और लिख लीजिएगा। उसके बाद में हमारे चैनल पे आप बने रहेंगे तो इन सभी प्रश्नों पर वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। मतलब आपका सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है, आपकी परीक्षा होने तक। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चले मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके पेपर 2 आएगा। और शिक्षा शास्त्र पेपर 2 को हम किस नाम से जानते हैं, तो शिक्षा शास्त्र का जो पेपर 2 होता है मित्रों, उसको हम कहते हैं शिक्षा में विचारधारा एवं उनका प्रयोग, यानी थॉट ऑफ प्रैक्टिस इन एजुकेशन। ठीक है, तो देखेंगे हम शिक्षा में विचारधारा किस प्रकार से होती है और उनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। उसी में हम दर्शन शास्त्र वगैरह के भी सिद्धांत पढ़ते हैं। शिक्षा दर्शन क्या होता है, इसमें हमने पढ़ा था कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है प्रथम प्रश्न पत्र में। दूसरे प्रश्न पत्र में आप पढ़ते हैं कि दर्शन, शिक्षा दर्शन क्या होता है, दर्शन शास्त्र क्या होता है। पहले दर्शन पढ़ेंगे, दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध होता है, शिक्षा दर्शन का गयात्मक रूप है, कैसे है। दर्शन एवं शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू हैं, जैसे शिक्षा और मनोविज्ञान एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इस पर हमने चर्चा की थी। तो इसी प्रकार से शिक्षा और दर्शन भी एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इन पर भी आपको चर्चा करनी होती है। तो उस पर भी बेस्ड पूरा शिक्षा, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान पर पूरा बेस्ड था पेपर। और उसमें क्या होगा, शिक्षा दर्शन पर पूरा का पूरा क्या होगा, फोकस होगा, आपका पूरा का पूरा पेपर बेस्ड होगा। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।